फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम टीम इनेंशमर। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पेप्टिक अल्सर, इसकी इटियोलॉजी एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, ये वीडियो दो पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट हम आज कवर करेंगे और दूसरा पार्ट अगली वीडियो में होगा। दोस्तों, इससे पहले हम फार्माकोलॉजी ऑफ एमिसिस, एंटी एमिटिक ड्रग्स, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक पर भी वीडियो बना चुके हैं और उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप उन वीडियोस को वहां जाकर देख सकते हैं। तो आज के पार्ट 1 वीडियो में हम कवर करेंगे पेप्टिक अल्सर और इसकी इटियोलॉजी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम में से अधिकतर ने अल्सर की प्रॉब्लम को कभी ना कभी फेस किया ही होगा। मुंह में अल्सर होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ज्यादातर समय पर मुंह में अल्सर या तो बहुत ज्यादा तीखा या बहुत गर्म खाना खाने के कारण होती है। और जब मुंह में अल्सर होते हैं उस टाइम पर हमारे मुंह की जो म्यूकस लाइनिंग होती है या फिर यूं कहें कि जो स्किन लाइनिंग होती है वहां पर घाव बन जाता है। और जब भी हम खाना खाते हैं या फिर हमारी टंग उस अल्सर को टच करती है तो हमें बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होता है। तो दोस्तों, अल्सर ज्यादातर टाइम पर काफी पेनफुल होते हैं। ठीक उसी तरह अगर अल्सर हमारे स्टमक में या ड्यूडेनम में हो जाते हैं तो उसे कहते हैं पेप्टिक अल्सर। अगर अल्सर स्टमक के हिस्से में होते हैं तो उसे कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, जबकि अगर अल्सर डियोडिनम के हिस्से में होते हैं तो उसे कहते हैं डियोडिनल अल्सर। और कॉमनली इसे कहा जाता है पेप्टिक अल्सर। ठीक है। इन दोनों टाइप के अल्सर में से भी जो डियोडिनल अल्सर है वो काफी क्रॉनिक होते हैं और रिलैप्सिंग होते हैं, मतलब कि बार बार अकर होते हैं। ओके। पेप्टिक अल्सर होने से रोकने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। कुछ फैक्टर्स जो पेप्टिक अल्सर को बढ़ावा देते हैं उन्हें एग्रेसिव फैक्टर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए एसिड, पेप्सिन, या अगर आपके स्टमक में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन हो गया हो, या बाइल एसिड, ये सारे फैक्टर्स पेप्टिक अल्सर को बढ़ावा देते हैं। जब भी इनका लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर डिफेंसिव फैक्टर्स पेप्टिक अल्सर होने से रोकते हैं, या यूं कहें कि एग्रेसिव फैक्टर्स को काउंटर करते हैं। तो एक नॉर्मल सिचुएशन में हमेशा एग्रेसिव फैक्टर्स और डिफेंसिव फैक्टर्स के बीच में एक बैलेंस बना होता है। लेकिन जब भी ये बैलेंस गड़बड़ा जाता है तो पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि स्टमक के स्ट्रक्चर को थोड़ा हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस टाइप की सेल लाइंस वहां पर प्रेजेंट होती हैं। तो ये है हमारी ह्यूमन बॉडी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है हमारी इसोफेगस, ये है लीवर, ये है हमारा स्टमक, ये है इंटेस्टाइन। स्टमक को हम जूम करके देखते हैं तो हम इतने सारे पार्ट्स यहाँ पर पाएंगे। हम एक एक करके सभी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसोफेगस, इसे हिंदी में हम आहार नाल कहते हैं। यहीं से भोजन जो है आपकी स्टमक में एंटर करता है। यहाँ पर एक संरचना प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं इसोफेगल स्फिंक्टर। इस स्फिंक्टर का काम ये होता है कि जो भी भोजन आपने आपके आहार नाल से स्टमक के अंदर एंटर किया है वो वापस बैक फ्लो करके आपके आहार नाल में वापस ना चला जाए, उसको ये रोकता है। अब आते हैं हम ये स्टमक के बाकी जो भी पार्ट हैं, ये स्टमक के पार्ट हैं, जिनमें सबसे पहला हिस्सा आता है जो कि कहलाता है कार्डिया। ये हिस्सा कहलाता है फंडस। और ये हिस्सा कहलाता है बॉडी, या यूं कहें कि कार्पस। और उसके बाद प्रेजेंट होता है एंट्रम। और उसके बाद में पाइलोरिक एंट्रम। और उसके बाद प्रेजेंट होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। दोस्तों, इस स्फिंक्टर का फंक्शन ये होता है कि एक बार भोजन स्टमक में डाइजेस्ट हो गया है और ये यहाँ से एक बार ड्यूडेनम में एंटर कर दिया है तो उसकी बैक एंट्री को स्टॉप करता है। और फाइनली ये है ड्यूडेनम। स्टमक के इस तरफ के कर्वेचर को हम लेजर कर्वेचर कहते हैं और इस तरफ के कर्वेचर को हम प्लेटर कर्वेचर कहते हैं। स्टमक के ये पार्ट्स को समझने के अलावा हमारे लिए ये जानना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि कौन से हिस्से में कौन सी सेल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। तो स्टमक के बॉडी वाले हिस्से में पेराइटल सेल्स और चीफ सेल्स प्रेडोमिनेंटली प्रेजेंट होती है। पेराइटल सेल्स का फंक्शन ये होता है कि ये मेनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रीट करती हैं, जबकि चीफ सेल्स का फंक्शन होता है कि ये पेप्सिनोजन को सिक्रीट करती हैं। बात करें एंट्रम वाले हिस्से में, तो एंट्रम वाले हिस्से में जी सेल्स, म्यूकस सेल्स और डी सेल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है।
वहां पर जी सेल्स का फंक्शन होता है गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करना, म्यूकस सेल्स का फंक्शन होता है म्यूकस को रिलीज करना, जबकि डी सेल्स का फंक्शन होता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को रिलीज करना। तो ओवरऑल एवरेज स्टमक डेली 2.5 लीटर गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करता है, और इस गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन होता है हमने जो भी भोजन लिया है उसका डाइजेशन, इसके अलावा भोजन में जो आयरन कंटेंट है उसका एब्जॉर्प्शन, और अगर कोई पैथोजन हमारे भोजन के साथ में हमारे स्टमक में आ गया है तो उस किल करना भी हमारे गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन होता है। तो दोस्तों अब हम आगे चल के इन सेल्स की एक बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्टमक की इस छोटी सी स्ट्रक्चर को अगर हम बड़ा करके देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर स्टमक की जो स्किन लाइनिंग है वहां पर 4 लेयर प्रेजेंट होती है, जिनमें से पहली लेयर है म्यूकोसा, इसके बाद सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना और फाइनली सीरोसा। तो म्यूकोसा वाले हिस्से में आपके प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक पिट, जो आप एक ये होल टाइप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसे गैस्ट्रिक पिट कहते हैं। और यहीं पर आपकी बहुत सी जो स्पेशल सेल्स जो स्टमक में प्रेजेंट होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जैसे कि पेराइटल सेल्स, चीफ सेल, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, और यही सेल्स मिलकर कहलाती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन के बारे में। तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन की 3 फेजेस होती हैं, पहली सिफेलिक फेज, दूसरी गैस्ट्रिक फेज, तीसरी इंटेस्टाइनल फेज। तो जब भी हम किसी फूड आइटम को देखते हैं या सोचते हैं या उसकी खुशबू हमारे नाक तक पहुंचती है तो उस टाइम पर भी हमारी बॉडी में कुछ सिक्रीशन होते हैं, और उस टाइम पर जो सिक्रीशन होते हैं उसे कहते हैं सिफेलिक सिक्रीशन या फिर सिफेलिक फेज में होने वाले सिक्रीशंस। इसके बाद जब आप उस भोजन को खा लेते हैं तो आपका भोजन जब स्टमक में पहुंचता है तो उस टाइम पर जो सिक्रीशन होते हैं वो कहलाते हैं गैस्ट्रिक फेज के सिक्रीशन, या फिर यूं कहें कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन। और जब एक बार भोजन डाइजेस्ट होने के बाद में स्टमक से इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहां पर जो सिक्रीशन होते हैं उसे कहते हैं इंटेस्टाइनल सिक्रीशन या फिर इंटेस्टाइनल फेज में होने वाले सिक्रीशन। तो सपोज करो कि आपका कोई फेवरेट फूड आइटम यहाँ पर है, तो जब भी आप अपने फेवरेट फूड आइटम को देखते हैं तो आपकी आंखों से एक सिग्नल आपके ब्रेन में पहुंचता है, ब्रेन के हाइपोथैलेमस वाले हिस्से में पहुंचता है, और वहां से एक सिग्नल मेडुला ओब्लांगेटा को सेंड कर दिया जाता है, जहां से एक स्पेशल नर्व निकल रही होती है, और इस नर्व का नाम है वेगस नर्व। ये वेगस नर्व इस सिग्नल को लेकर पहुंचाती है कहां पर, स्टमक पर। इस वेगस नर्व की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो कि स्टमक पर पहुंचती हैं, और ये जो वेगस नर्व है वो सिग्नल को एक स्पेशल न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से स्टमक तक पहुंचाती है, और इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइल कोलिन। लेकिन इस एसिटाइल कोलिन का एक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पर डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो हम आगे देखेंगे किस टाइप से इस एसिटाइल कोलिन का एक्शन अलग अलग सेल पर अलग अलग होता है। तो दोस्तों अब हम स्टमक के एंट्रम वाले हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर मैंने आपको जैसे आपको बताया कि डी सेल्स, जी सेल्स या म्यूकस सेल्स वहां पर प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं कि भोजन की प्रेजेंस में किस टाइप से ये सारी सेल्स रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, तो जब भी हम भोजन करते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी, हमारे स्टमक में बहुत सारा अनडाइजेस्टेड या पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और ये अनडाइजेस्टेड, ये पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन एक प्रकार का सिग्नल सेंड करता है जी सेल्स को। तो जी सेल्स जब इस सिग्नल को रिसीव करती हैं तो इसके रिस्पॉन्स में जी सेल एक हार्मोन को रिलीज करती है जो कि है गेस्ट्रीन। अब ये हार्मोन है, और अब ये हार्मोन पहुंचता है ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स में पहुंचने के बाद ये अपनी नियर बाय सेल्स पर एक्ट करता है। अब हम आगे देखेंगे कि किस टाइप से गेस्ट्रिन अलग अलग सेल्स पर अलग अलग तरीके से एक्ट करता है। गेस्ट्रिन हार्मोन ब्लड वेसल्स में पहुंचने के बाद अपनी नियर बाय सेल्स पर एक्ट करता है, जिनमें से गेस्ट्रिन हार्मोन चीफ सेल्स पर भी एक्ट कर सकता है, इट कैन एक्ट ऑन पेराइटल सेल, डी सेल्स पर एक्ट कर सकता है, इसके अलावा यह एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स पर भी एक्ट कर सकता है। तो हम एक एक करके सभी चीजें समझेंगे। गेस्ट्रिक हार्मोन गेस्ट्रिन हार्मोन चीफ सेल्स पर एक रिसेप्टर की मदद से काम करता है। ये जो रिसेप्टर है वो है CCK1, इसका फुल फॉर्म है कोलिसिस्टोकाइन 1 रिसेप्टर। इससे पहले हमें समझना होगा कि चिप सेल्स में
टर्न्स इन टर्न्स में वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये वेसिकल्स, इनके अंदर एक स्पेशल केमिकल को लिए हुए होते हैं। ये केमिकल, जो स्पेशल केमिकल है, ये है पेप्सिनोजन। जब भी गेस्ट्रिन कोलिसिस्टोकाइन 1 रिसेप्टर से बाइंड करता है, ये सेल के अंदर कैल्शियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता है, और कैल्शियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण ये वेसिकल्स हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर फ्यूज हो जाते हैं और अपना जो भी कंटेंट है उसको ल्यूमेन में रिलीज कर देते हैं। ये प्रोसेस एक्सोसाइटोसिस भी कहलाती है। और पेप्सिनोजन, अब आप देख सकते हैं कि स्टमक के ल्यूमेन में आ गया है। अगर स्टमक के ल्यूमेन का पीएच 1.5 से 3.5 के बीच है, मतलब कि एसिडिक है, तो पेप्सिनोजन कन्वर्ट्स इनटू पेप्सिन। पेप्सिनोजन पेप्सिन का ही इनएक्टिव फॉर्म है, जो कि एसिडिक पीएच में आने पर एक्टिव हो जाता है और पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये पेप्सिन प्रोटीन के लाइसिस में मदद करता है, और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो इतने सारे अनडाइजेस्टेड प्रोटीन है उसको लाइस करने के लिए पेप्सिन बन चुका है। अब हम इसके अलावा देखते हैं कि पेराइटल सेल्स में एक स्पेशल पंप, जो कि है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप, प्रेजेंट होता है। ये बहुत ही स्पेशल पंप है और इसके बारे में हम डीप में बात करेंगे। हम देखते हैं कि गैस्ट्रिन किस टाइप से इस पंप को अफेक्ट करता है। तो गैस्ट्रिन पेराइटल सेल्स पर एक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ CCK2 रिसेप्टर। CCK2 रिसेप्टर मतलब कोलिसिस्टोकाइन 2 रिसेप्टर। जब गैस्ट्रिन इस कोलिसिस्टोकाइन 2 रिसेप्टर पर बाइंड होता है, तो ये कैल्शियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता है और अल्टीमेटली हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप को एक्टिवेट करता है। और इस पंप के एक्टिवेशन से पेराइटल सेल्स के अंदर से हाइड्रोजन आयन बाहर आकर स्टमक के ल्यूमेन में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। अब हम पेराइटल सेल के जो दूसरा स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पर बनाया है उसके बारे में चलते हैं। तो पेराइटल सेल्स में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रियाज एनर्जी के लिए रेस्पिरेशन पर डिपेंड रहते हैं। रेस्पिरेशन होने पर जो एंड प्रोडक्ट है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये कार्बोनिक एसिड हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में टूटता है, और ये हाइड्रोजन आयन बाहर चले जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस अभी नहीं लिखा है, क्योंकि पोटेशियम पंप, पोटेशियम आयन अभी कुछ समय में हम देखेंगे कि कहाँ से एंटर करते हैं। बात करते हैं इस बाइकार्बोनेट आयन के बारे में। तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, ये भी एक चैनल की मदद से आपके पेराइटल सेल्स को लीव करते हैं और पहुंचते हैं गैस्ट्रिक वेन में। यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि ये आयन, बाइकार्बोनेट आयन, गैस्ट्रिक वेन में पहुंचने के बाद वहां के जो ब्लड है उसको अल्कलाइन कर देते हैं। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो वेन गैस स्टमक को ब्लड लेकर आ रही हैं, उसके कंपैरिजन में जो वेन स्टमक को छोड़ के जा रही हैं, वहां पर ब्लड ज्यादा अल्कलाइन होता है एज कम्पेयर टू द वेन्स जो स्टमक पर आ रही हैं। और साथ ही साथ में जो क्लोराइड आयन है वो सेल्स के अंदर एंटर कर जाता है, और यही क्लोराइड आयन विद द हेल्प ऑफ क्लोराइड चैनल स्टमक ल्यूमेन में पहुंचता है। अब आप देखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए हाइड्रोजन आयन भी पहुंच चुके हैं और क्लोराइड आयन भी पहुंच चुके हैं। यही दोनों मिलकर बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम बात करेंगे कि पोटेशियम आयन कहाँ से आए। तो दोस्तों, हमारी बॉडी की बहुत सारी सेल्स के बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पर सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट होता है, और इस सोडियम पोटेशियम पंप की मदद से ही ये पोटेशियम आयन सेल्स के अंदर एंटर करते हैं। एवरेज 3 सोडियम आयन के बदले में 2 पोटेशियम आयन सेल्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ से 3 सोडियम आयन सेल से बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम आयन सेल्स के अंदर आएंगे, और यह पोटेशियम आयन विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम चैनल कहाँ पहुंचते हैं, स्टमक ल्यूमेन में। और जब इस हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप एक्टिवेट होता है, उस टाइम पर हाइड्रोजन आयन सेल्स के अंदर जाते हैं, सेल से बाहर आते हैं, मतलब ल्यूमेन में पहुंचते हैं, और पोटेशियम आयन ल्यूमेन से आपके सेल्स के अंदर पहुंचते हैं। तो ये तो हो गया आपका हाइड्रोजन पोटेशियम पंप किस टाइप से काम करता है। इसके अलावा इस यहाँ पर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। हम नहीं चाहते हैं कि बहुत सारा हाइड्रोजन आयन सेल्स में प्रेजेंट रहे और सेल को डैमेज करे। इसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सोडियम प्रोटॉन पंप भी प्रेजेंट होता है, जहां पर हाइड्रोजन आयन
बाहर कर दिए जाते हैं और सेल के बाहर से सोडियम आयन को अंदर ले लिया जाता है, और इस टाइप से ये जो सोडियम आयन है इस लूप में कंटिन्यू रहते हैं और हमारी जो सेल है एक्स्ट्रा एसिडिक होने से भी बच जाती है। कुछ हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन पोटेशियम पंप की मदद से बाहर कर दिए जाते हैं और कुछ हाइड्रोजन आयन इस पंप की मदद से आपकी सेल से बाहर कर दिए। तो हम स्टमक के एंट्रम वाले हिस्से में एक बार फिर से पहुंचते हैं, जहां पर हमने देखा था कि जी सेल अनडाइजेस्टेड या पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन की प्रेजेंस में एक्टिवेट होकर गेस्ट्रिन हार्मोन को ब्लड वेसल्स में रिलीज करती है। अब हम बात करेंगे डी सेल्स की। अभी हमने देखा कि गेस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होने के कारण जब ये पेराइटल सेल्स पर एक्ट करते हैं, ये हाइड्रोजन पोटेशियम पंप को एक्टिवेट करते हैं और अल्टीमेटली हमारे स्टमक ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। तो जब भी हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है हमारे ल्यूमेन में, तो डी सेल्स पर जो कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो इस हाइड्रोजन आयन के इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन को सेंस कर लेते हैं और डी सेल्स रिलीज करती हैं एक हार्मोन जिसे कहते हैं सोमेटोस्टेटिन। ये हार्मोन ब्लड वेसल्स में पहुंचता है और ब्लड वेसल्स में पहुंचने के बाद अपनी नियर बाय सेल्स जो कि जी सेल है इस पर एक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर। गेस कि सोमेटोस्टेटिन का इस जी सेल पर क्या एक्शन होगा? जी हाँ, सिंस सोमेटोस्टेटिन हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण रिलीज हुआ है, तो सोमेटोस्टेटिन गेस्ट्रिन हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करेगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर गेस्ट्रिन हार्मोन रिलीज हुआ तो वो पेराइटल सेल्स पर जाकर एक्ट करेगा और हाइड्रोजन आयन को और ज्यादा रिलीज करेगा। तो सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर पर बाइंड होने के बाद में जी सेल से गेस्ट्रिन हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करता है। अब हम पहुंचते हैं इस स्ट्रक्चर पर जो कि मैंने आपको कुछ देर पहले समझाया था, जहां पर जब भी हम कुछ भोजन का कंटेंट देखते हैं तो हमारे दिमाग से एक सिग्नल पहुंचता है हमारे स्टमक तक विद द हेल्प ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। अब हम देखेंगे कि इस एसिटाइलकोलिन का डी सेल और जी सेल पर क्या इफेक्ट है। तो डी सेल पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं M3 मस्करेनिक 3 टाइप ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। इन रिसेप्टर पर बाइंड करता है एसिटाइलकोलिन और एसिटाइलकोलिन पैरासिम्पैथेटिक हार्मोन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का हार्मोन होने की वजह से ये क्या करेगा, सोमेटोस्टेटिन के रिलीज को इनहिबिट करेगा और जी सेल से गेस्ट्रिन के रिलीज को बढ़ाएगा। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन डी सेल से सोमेटोस्टेटिन के रिलीज को इनहिबिट करता है, जबकि जी सेल पर एक्ट करने के बाद वो जी सेल से गेस्ट्रिन को रिलीज को बढ़ाएगा और अल्टीमेटली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीशन को बढ़ा देगा। अब जी हम देखते हैं गेस्ट्रिन हार्मोन ब्लड वेसल में पहुंचने के बाद इस डी सेल पर भी एक्ट कर सकता है और वो एक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ कोलिसिस्टोकाइन 2 रिसेप्टर। तो गेस्ट्रिन जब डी सेल के कोलिसिस्टोकाइन 2 रिसेप्टर पर बाइंड करता है तो वो डी सेल से सोमेटोस्टेटिन के रिलीज को इनहिबिट करता है। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एसिटाइलकोलिन डी सेल पर एक्ट करके सोमेटोस्टेटिन हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करता है, जबकि जी सेल पर एक्ट करके गेस्ट्रिन हार्मोन के रिलीज को बढ़ा देता है। अब हम देखते हैं कि किस टाइप से ये जो पेराइटल सेल्स हैं इसके ऊपर एसिटाइलकोलिन और सोमेटोस्टेटिन का इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले देखते हैं सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन बाइंड करता है सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर से। ये जो सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर है ये पेराइटल सेल की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं और एक बार बाइंड होने के बाद में सोमेटोस्टेटिन इस रिसेप्टर पर बाइंड होने के बाद में इस हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट करता है विद द हेल्प ऑफ जी इनहिबिटरी पाथवे। ओके, अब हम बात करते हैं एसिटाइलकोलिन की। एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है मस्करेनिक 3 टाइप ऑफ रिसेप्टर दैट इज M3 रिसेप्टर जो कि पेराइटल सेल की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं और ये एक्टिवेट करता है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप को। और इसके अलावा अब हम देखते हैं एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट इस चीफ सेल पर किस प्रकार से होता है। तो एसिटाइलकोलिन जब चीफ सेल पर बाइंड करता है तो वो कैल्शियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है और अल्टीमेटली पेप्सिनोजन के रिलीज को बढ़ा देता है। अब हम बात करते हैं पेराइटल सेल पर एक और टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि रिसेप्टर फॉर हिस्टामिन जो कहलाता है H2 रिसेप्टर। तो हिस्टामिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है इस पूरी स्टोरी का, और अभी हम आगे चलकर देखेंगे कि बहुत सारी जो ड्रग्स हैं वो इसको टारगेट करती हैं। ओके, तो जब हिस्टामिन H2 रिसेप्टर से बाइंड करता है तो वो भी इस हाइड्रोजन पोटेशियम पंप को एक्टिवेट करता है और अल्टीमेटली हाइड्रोजन आयन के रिलीज को बढ़ा देता है।
यहाँ पर जब हिस्टामिन इस H2 रिसेप्टर पर बाइंड करता है तो वो कैल्शियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता है और इस पंप को एक्टिवेट करता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हिस्टामिन जब इस रिसेप्टर से बाइंड करता है तो वो साइक्लिक एएमपी के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है, जबकि ये एसिटाइल कोलिन और गेस्ट्रिन ये IP3 DAG पाथवे के थ्रू काम करते हैं। उन सभी पाथवे को मैं यहाँ पर डीपली डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये अपने आप में एक बड़ा सा टॉपिक है। आपकी रिक्वेस्ट होगी तो मैं इसे डीपली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा किसी और वीडियो में। यहाँ पर एक और टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि रिसेप्टर फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जिसे कहते हैं EP3 रिसेप्टर। प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन रिसेप्टर पर बाइंड करने के बाद में इस हाइड्रोजन पोटेशियम पंप को इनहिबिट करते हैं, अल्टीमेटली हाइड्रोजन आयन के रिलीज को इनहिबिट करते हैं। इसके अलावा इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम ये होता है कि ये बाइकार्बोनेट आयन के रिलीज को बढ़ाते हैं और म्यूकस सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। तो अल्टीमेटली ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीशन को रोकते हैं या फिर काउंटर करते हैं। अब हम देखते हैं कि हिस्टामिन का चीफ सेल्स पर क्या इफेक्ट आता है। जब हिस्टामिन चीफ सेल्स पर प्रेजेंट H2 रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो ये भी कैल्शियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं और अल्टीमेटली पेप्सिनोजन के रिलीज को बढ़ा देते हैं, जो कि कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। तो हमने देखा कि एसिटाइल कोलिन या हिस्टामिन या गेस्ट्रिन ये सभी मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कॉन्सेंट्रेशन को स्टमक ल्यूमेन में बढ़ाते हैं, पेप्सिन के कॉन्सेंट्रेशन को स्टमक ल्यूमेन में बढ़ाते हैं, और ये दोनों जो केमिकल्स हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन ये फूड डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम आगे समझेंगे कि इन सभी केमिकल्स का एंटेरोक्रोमैटिन सेल पर किस टाइप से इफेक्ट आता है। तो अभी हमने देखा कि किस टाइप से एसिटाइल कोलिन या सोमेटोस्टेटिन, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन ये सभी पेराइटल सेल या चीफ सेल पर किस टाइप से एक्ट करती हैं। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि ये हिस्टामिन कहाँ से आया। तो दोस्तों स्टमक में एक और स्पेशल टाइप की सेल लाइन प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स। यूं कहें कि ये हिस्टामिन कंटेनिंग सेल्स होती हैं, सेम लाइक मास्ट सेल, और ये रिलीज करती हैं हिस्टामिन। तो इन ए नॉर्मल कंडीशन एक बेसल लेवल ऑफ हिस्टामिन हमेशा रिलीज होता रहता है और यही हिस्टामिन जाकर बाइंड करता है पेराइटल सेल के H2 रिसेप्टर या फिर चीफ सेल के H2 रिसेप्टर पर। लेकिन जब हमारी बॉडी में एसिटाइल कोलिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है तो वो बाइंड करते हैं आपके M3 रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होता है इस ECL सेल्स पर, और एक बार एसिटाइल कोलिन इस M3 रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं तो वो इस ECL सेल से हिस्टामिन के रिलीज को बढ़ा देते हैं, मतलब कि बेसल लेवल से भी ज्यादा रिलीज होने लगता है उस केस में हिस्टामिन। और आप ही देख ही सकते हैं कि हिस्टामिन जाकर क्या करता है, हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता है। वही हम बात करें कि सोमेटोस्टेटिन, तो सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, हिस्टामिन के रिलीज को प्रिवेंट करता है, क्योंकि आपने देखा शुरू से पूरी स्टोरी में सोमेटोस्टेटिन का काम यह है कि स्टमक ल्यूमेन में हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन को रोकना। सिंस हिस्टामिन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है, इसलिए सोमेटोस्टेटिन अपने रिसेप्टर पर बाइंड होने के बाद में इस हिस्टामिन के रिलीज को प्रिवेंट करता है। वहीं बात करें हम गेस्ट्रिन की, तो गेस्ट्रिन भी इसका ही फंक्शन आपने इतनी स्टोरी में समझा कि ये हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है स्टमक ल्यूमेन में, इस कारण से ये इस एंटेरोक्रोमाफिन सेल से हिस्टामिन के रिलीज को बढ़ा देता है। तो दोस्तों ऑल इन नटशेल हमने ये देखा समझा कि किस प्रकार से भोजन देखने के बाद में हमारे बॉडी में वेगस नर्व की मदद से एसिटाइलकोलिन हार्मोन का रिलीज होता है और ये हार्मोन पहुंचता है हमारे स्टमक पर, और वहां हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पर किस टाइप से एक्ट करता है। ओके, और इसके अलावा हमने समझा कि किस टाइप से हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप एक्ट करता है, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स किस प्रकार से इस पंप को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट या यूं कहूं कि इनहिबिट करते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर समझा कि कहाँ से हमारे हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं, कहाँ से पोटेशियम आयन आ रहे हैं, कहाँ से क्लोराइड आयन आ रहा है, ये सब सभी हमने समझा। इसके अलावा हमने ये समझा कि चीफ सेल्स किस टाइप से पेप्सिनोजन को रिलीज करती है, किन किन स्टिमुलस के इफेक्ट के अंदर ये पेप्सिनोजन रिलीज होते हैं और पेप्सिनोजन किस कंडीशन में गेट एक्टिवेट हो जाता है। तो अब हम अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो जो भी अवेलेबल ट्रीटमेंट्स है वो कौन कौन सा है, किस किस जगह पर वो टारगेट करते हैं। अब हम देखेंगे कि जैसे कि मेप्राजोल वो हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप को इनहिबिट करते हैं, या फिर आप एंटीहिस्टामिनिक्स हैं जो कि हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। वो सारी चीजें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।
तो नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट। जल्दी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, ताकि जैसे ही दूसरा पार्ट रिलीज हो जाए आप उस लिंक पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकें। This video has been created and conceptualized by Sanju Yadav and Rahul Dikshit of Team Naturemers. आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और भी इंटरेस्टिंग लर्निंग सेशंस के लिए। थैंक यू।